हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019। अब इस एक्ट को पढ़ने से पहले एक डायलॉग का होना बहुत ही जरूरी है। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। जी हाँ, 25 दिन में पैसा डबल। ये डायलॉग आपने सुना ही होगा या ये मूवी जो फिर हेरा फेरी है आपने देखी होगी, क्योंकि ये एक्ट जो है ना, मैं पूरा इसको इस मूवी के थ्रू ही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो जो इस तरीके की स्कीम होती है कि 25 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, 50 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, जितनी भी एक तरीके से हम बात करें जो फ्रॉड स्कीम्स होती हैं जो लेकर आ जाते हैं, उनको हम अनरेगुलेटेड, भी एक वर्ड है इसके अंदर, हम समझेंगे उन वर्ड्स का मतलब। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स होती हैं जिनको कोई रेगुलेटर नहीं होता, कोई रेगुलेट नहीं करता। इस तरीके की स्कीम की 25 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। और क्या होता है कि जब शुरू में लोगों को वो पैसा भी देते हैं, फिर जब लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, काफ़ी कुछ फंड कलेक्ट हो जाता है, तो ऐसे लोग भाग जाते हैं। तो ऐसी स्कीमों से बचाने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। ये एक्ट का नाम है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019। अब इस एक्ट को शुरू करने से पहले हमें कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनका मतलब आपको जान लेना जरूरी है, क्योंकि ये यूज होंगे पूरे एक्ट के अंदर। जैसे कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले बेसिक, अगर कोई भी स्कीम की हम बात करते हैं, जब कोई स्कीम होती है, अगर कोई स्कीम की सपोज हम बात करें यहां पर, तो स्कीम में देखिए कोई स्कीम लेकर आता है। ठीक है, अब ये व्यक्ति मान के चले, हम जैसे अक्षय कुमार का एग्जांपल लेते हैं, इसमें उसका नाम राजू रहता है। ये स्कीम लेकर आया, राइट, ये स्कीम लेकर आया, इसको हम कहेंगे डिपॉजिट टेकर। ठीक है, अगर मान के चलो ये स्कीम लेकर आया, तो इसको हम कहेंगे क्या, डिपॉजिट टेकर। ठीक है, अब जो लोग इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि यहां पर हमने देखा कि वो व्यक्ति जो है बोलता है 25 दिन में पैसा डबल, तो लोग यहां पर इन्वेस्ट अगर करते हैं, मान के चलो दो चार लोग हैं ऐसे छोटे छोटे, ये जो है ये क्या कर रहे हैं, ये पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई 5 दे रहा है, कोई 10 दे रहा है, कोई 15,000 दे रहा है, इनको कहा जाएगा डिपॉजिटर। ठीक है, पहले तो बेसिक चीज क्लियर कर लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। इनको कहा जाएगा डिपॉजिटर और इसको कहा जाएगा डिपॉजिट टेकर। ठीक है, पूरा एक्ट जो है इसी मूवी के थ्रू हम समझेंगे, बहुत ही सिंपल एक्ट, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। एमसीक्यूज भी कहां से क्या बनेंगे ये भी हम देखेंगे। चलिए, तो अब आपको इतना समझ में आ गया डिपॉजिट टेकर मतलब क्या है, डिपॉजिटर मतलब क्या है। अब हम चलते हैं इसके ऊपर कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट और रेगुलेटेड डिपॉजिट क्या होता है। देखिए, अब आपको समझ में ही आ रहा होगा नाम से, रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम मतलब कि हाँ सही है, इसमें आप जो रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है वो आप ला सकते हो, वो कर सकते हो, उनको बैन नहीं करता, बट ये बैन करता है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स को। सबसे पहले समझते हैं रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम क्या है। उसके लिए आपको चलना पड़ेगा फर्स्ट शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल क्या बात करता है, आइए देखते हैं। जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है, जो अगर हम परिभाषा की बात करें रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स की, तो वो बोलता है कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो कॉलम 3 में दिया हुआ है, वो सारी स्कीम जो है रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है। इसका मतलब जो यहां पर नहीं दिया हुआ है उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, ये आपका एमसीक्यू भी है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कहां पर ये डिफाइन है डेफिनेशन क्लॉज में, बट पहले आप ये समझिए। तो रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम का मतलब आपने यहीं पर समझ लिया कि जितना भी ये दिया हुआ है, आप देखेंगे जैसे कि सेबी वगैरह है। अब सेबी किससे डील करता है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए, और भी स्कीम्स है, मैं एक एक एग्जांपल देते जा रहा हूं जिससे आपको आइडिया लगते जाए। ठीक है, सेबी हो गया म्यूचुअल फंड, आरबीआई रेगुलेट करता है एनबीएफसी और बैंकिंग कंपनीज जो होती हैं उनसे रिलेटेड। देन आपका एमसीए भी स्कीम्स वगैरह देखता है, स्टेट गवर्नमेंट चिट फंड वगैरह इन सब चीजों में देखते हैं। और भी मतलब टोटल जो रेगुलेटर्स हैं वो 9 रेगुलेटर हैं आपके इस एक्ट में। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। टोटल कितने रेगुलेटर्स हैं, टोटल रेगुलेटर्स जो हैं आपके वो है 9। रेगुलेटर्स मतलब क्या है, टोटल रेगुलेटर्स 9 है। क्या मतलब, एक तरीके से जो देखते हैं उससे रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशन बनाएंगे। जैसे सेबी है, वो रूल्स रेगुलेशन बनाता है कि आपको ये कंप्लाई करना होगा, एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो कि जिससे ऐसे कुछ फ्रॉड्स ना हो सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये सेबी है। और कौन है, उसके बाद आपका आरबीआई है, उसके बाद आपका इंश्योरेंस आईआरडीए आपने सुना होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट आपका स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हो गई। उसके बाद आता है नेशनल हाउसिंग बैंक, पीएफआरडीए, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, सेंट्रल रजिस्ट्रार मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और लास्ट है आपका एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये टोटल 9 रेगुलेटर्स हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। एमसीक्यू अगर बनाना चाहे तो यहां से बन सकता है। ठीक है, तो अपन ने दो चीजें यहां पर और समझ ली। क्या समझा है, रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम क्या है, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम क्या है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब जाते हैं आपके एक्ट के ऊपर।
ऑलराइट। सो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा डिपॉजिटर मतलब क्या है, डिपॉजिट टेकर मतलब क्या है। अब वर्ड आता है डिपॉजिट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वर्ड्स अगर आप समझ गए ना, आपने पूरा एक्ट मान के चलो, ऊपर ऊपर से आपको समझ में आ जाएगा एक्ट क्या है। उसके अंदर बस आपको थोड़े बहुत रूल्स रेगुलेशंस देखने, वो भी मैं इतना इजी कर दूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। बट आप जिस मेन वर्ड्स को समझ जाओ, एक जो हम अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर ऊपर देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं, उसका मतलब क्या है। अब डिपॉजिट मतलब क्या है, तो वो 2 के 4 में डिफाइन है आपके एक्ट में, तो उसको हम वहीं पर पढ़ेंगे डेफिनेशन क्लॉज में, क्योंकि थोड़ी सी डेफिनेशन लंबी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्ट जो है आपका एक्ट नंबर 21 है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्ट नंबर होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। डेट वगैरह भी थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो डेट वगैरह भी आपको ध्यान रखना है। एक्ट कब इन्फोर्स हुआ, कब इन्फोर्स आया। तो जैसे कि आप ये डेट आप देख पा रहे होगे, ये एक्ट बना है 31 जुलाई 2019 को। अब एक और डेट इंपॉर्टेंट होती है कि ये फोर्स में कब आया। तो फोर्स में आया है ये 21 फरवरी 2019 को। अब कई लोगों को डाउट हो रहा होगा, सर एक्ट बना 31 जुलाई और फोर्स में आ गया 21 फरवरी, ये कैसे हुआ, पहले से कैसे आ सकता है जब कोई चीज बनी ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जैसे कि मैं और भी अपने लेक्चर्स में बताता हूं। ऑर्डिनेंस अगर आपने सुना होगा कि इसके पहले ऑर्डिनेंस था, ठीक है, ऑर्डिनेंस पहले आ चुका था, तो जो लॉ है वो पहले से लागू हो चुके थे। उसके बाद एक्ट बना। उस ऑर्डिनेंस को हटा के हम देखेंगे लास्ट का, जब हम सेक्शन 44 पढ़ेंगे तब देखेंगे कि एक ऑर्डिनेंस था, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम ऑर्डिनेंस था, उसको हटाया, उसको रिपील किया और उसी के सारे प्रोविजंस एक तरीके से एक्ट में आए। अब उसका प्रोसीजर क्या होता है ऑर्डिनेंस का, एक्ट का, ये मैं काफी वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूं, तो यहां पर हम वापस से उसको वापस मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, काफी लेंदी हो जाएगा अदरवाइज वीडियो। तो चलिए, तो ये हो गई आपकी दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। फोर्स में कब आया, तो 21 फरवरी 2019, और ये आपका इनेक्टमेंट डेट है कि एक्ट कब इनेक्ट हुआ, 31 जुलाई 2019। टोटल 8 चैप्टर हैं आपके इस एक्ट में, 8 चैप्टर्स हैं और 44 सेक्शंस हैं। चलिए, उसके बाद आते हैं प्रियम्बल पर। पर्पस क्या है सर, ये तो बता दो, पर्पस मेन मोटिव क्या है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 25 दिन में पैसा डबल वाली जो इस तरीके की स्कीम होती है, जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है, इसको बैन करना। और इसको बैन करने का पर्पस भी ये है, जो डिपॉजिटर्स हैं, जो आम नागरिक हैं, जो पैसा लगा रहे हैं इसमें, उनका पैसा ना डूबे, ये इनका मेन पर्पस है। तो आइए पढ़ लेते हैं प्रियम्बल आपका क्या बोलता है। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म टू बैन दी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। ऐसी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम को बैन करना इसका पर्पस है, अदर देन डिपॉजिट्स टेकन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये भी आपका एमसीक्यू है। सेक्शन 41 इस बारे में बात करता है कि ये एक्ट किस पर अप्लाई नहीं होता है, तो जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप पैसा लेते हो किसी से, उसको डिपॉजिट अगर उसको कहें, तो वैसे डिपॉजिट जो हैं उन पर ये एक्ट लागू नहीं होता है। और इसका पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड विद और इंसिडेंटल जो भी है। तो आई होप आपको प्रियम्बल समझ में आ गया है। चलिए अब जाते हैं प्रोविजन सेक्शंस पर। आपके सेक्शन 1 बात करता है, एक्ट का नाम ये है, होल ऑफ इंडिया पर लगेगा। जम्मू कश्मीर वाला जो है आपको मालूम है 2019 वो एक्ट के बाद हट चुका है, ठीक है, तो होल ऑफ इंडिया पर लगेगा। और फोर्स में 21 फरवरी 2019 हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका डेफिनेशन क्लॉज। इंपॉर्टेंट है, जहां जहां मैं स्टार मार्क कर दूं आपको वहां पर ज्यादा अच्छे से थोड़ा सा फोकस करना है, उन चीजों को ज्यादा अच्छे से हम याद करेंगे, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। देन आपका पहला आता है 2 का क्लॉज 1 में दिया हुआ है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब क्या। तो उन्होंने बोला यूनियन टेरिटरी जहां पर लेजिस्लेचर जिसका नहीं है, ठीक है, जहां पर विदाउट लेजिस्लेचर अगर कोई यूनियन टेरिटरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माना जाएगा। यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, तो भाई जो गवर्नमेंट है वहां की, यूनियन टेरिटरी की, वहां दिल्ली की गवर्नमेंट है, उसको माना जाएगा। और स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट को माना जाएगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी का मतलब इन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 से लिया है, क्लॉज 20 में दिया हुआ है सेक्शन 2 के, वहां से इन्होंने कंपनी का मतलब लिया है। देन आता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब ऐसी अथॉरिटी जो कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सेक्शन 7 में, तो वो वहां पर इंपॉर्टेंट है, हम सेक्शन 7 में देखेंगे। अब आता है आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्लॉज 2 का 4। 2 का 4 आपको ध्यान रखना है, यहां पर जितने आप स्टार लगा सकते हो, क्योंकि मेन एक्ट ही आपका इस चीज पर डिपेंड करेगा कि क्या डिपॉजिट है क्या नहीं है। अगर डिपॉजिट नहीं है तो ये एक्ट लगेगा ही नहीं, और डिपॉजिट है तभी तो एक्ट लगेगा, कि नाम क्या है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, राइट। तो ये आपका आ जाता है सबसेक्शन 4। डिपॉजिट इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको समझते हैं।
डिपॉजिट का मतलब इन्होंने पहले बहुत, इन्होंने देखो अब ये जो डेफिनेशन है ना, ये दोनों के बारे में बात करती है। पहला तो डिपॉजिट का मतलब ये है, और दूसरा बात करती है कि डिपॉजिट में क्या क्या नहीं आता, ये भी इन्होंने यहां पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। डिपॉजिट मीन्स एन अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय वे ऑफ एडवांस और लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय एनी डिपॉजिट टेकर विद अ प्रॉमिस टू रिटर्न वेदर आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड और अदरवाइज, या तो कैश में या काइंड में या फिर कोई स्पेसिफाइड सर्विस के थ्रू, विथ और विदाउट एनी बेनिफिट। और बेनिफिट भी किस तरीके का, इंटरेस्ट, बोनस, प्रॉफिट। अब हम समझते हैं हमारा जो मूवी है फिर हेरा फेरी मूवी का, हमने एग्जांपल आपको लिया था स्टार्टिंग में, आपने एक छोटी सी क्लिप भी देखी थी जहां पर वो 25 दिन में पैसा डबल होने की बात हो रही थी, राइट। तो अब जो 25 दिन में पैसा डबल, वहां पर जो राजू है वो क्या बोलता है कि मेरे हाथ एक ऐसी स्कीम लगी है कि 25 दिन में पैसा डबल, अमीरों वाली स्कीम है, ठीक है। तो अब 25 दिन में पैसा डबल, अब आप इसको सेम टू सेम अप्लाई करेंगे हम इसकी डिपॉजिट की डेफिनेशन पे। देखो, अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय वे ऑफ एडवांस और लोन। अब मान के चलो जो अगर कोई व्यक्ति यहां पर इन्वेस्ट करता है, ठीक है, अगर राजपाल यादव वहां पर मान के चलो उसको 1 लाख रुपए देता है, तो सबसे पहले देखो, मनी रिसीव्ड बाय वे ऑफ एडवांस या फिर लोन के तौर पे उसने 1 लाख रुपए दिए, या किसी भी अदर तरीके से 1 लाख रुपए किसको दिए, राजू को, जो कि अक्षय कुमार है, ठीक है। तो यहां पर इसने पैसे लिए, किसने लिए, देखो डिपॉजिट टेकर। डिपॉजिट टेकर कौन है, राजू। किस उससे लिए, उसने उसने इस उससे लिए हैं, या उसने इस व्यक्ति ने जिसने पैसे दिए उसने इस उससे दिए कि भाई तू 25 दिन में मेरे पैसे डबल कर देगा। तो क्या प्रॉमिस किया है राजू ने, विद अ प्रॉमिस टू रिटर्न वेदर आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड, कुछ समय बाद, मतलब जो स्पेसिफाइड पीरियड क्या है यहां पर, 25 दिन जो है वो आपका स्पेसिफाइड पीरियड है, 25 दिन में पैसा डबल कर दूंगा, या फिर ठीक है, या कोई अदर तरीके से, ईदर इन कैश, या तो हो सकता है कैश में वो रिटर्न करे, काइंड में रिटर्न करे, या किसी भी कोई सर्विस वगैरह देके रिटर्न करे, इस तरीके से किया जा सकता है। विथ और विदाउट एनी बेनिफिट, कोई बेनिफिट हो नहीं हो डिपेंड करता है, या तो इंटरेस्ट के फॉर्म में हो, बोनस के फॉर्म में हो, प्रॉफिट हो किसी तरीके का, या कोई अदर फॉर्म में। ये आपका डिपॉजिट की डेफिनेशन है, राइट। आई होप आई एम क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करता है क्या क्या इंक्लूड नहीं करता है, व्हाट डज नॉट इंक्लूड। तो यहां पर उन्होंने लिखा है कि बट डज नॉट इंक्लूड, कुछ चीजें हैं, कुछ थोड़ा सा लंबा डेफिनेशन है, तो आइए एक एक करके समझते हैं। इसको याद करने का भी तरीका बताऊंगा कि जो इतने सारे ABCDEFG करके बहुत सारे यहां पर दिए हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको साइड में एक एक वर्ड लिख लेना है जो मेन क्रक्स है उस क्लॉज का, तो आपको इजीली याद रहेगा। जैसे कि अगर हम बात करें 4 के A की, तो बात करता है अमाउंट रिसीव्ड एज लोन फ्रॉम अ शेड्यूल बैंक। कोई बैंक से आपने लोन लिया है, या फिर कोई कोऑपरेटिव बैंक से आपने लोन लिया है, या कोई भी बैंकिंग कंपनी से आपने लोन लिया है, जो कि डिफाइन है सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, तो उसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर साइड में शेड्यूल बैंक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप तो पूरा लिखिएगा, शेड्यूल बैंक या फिर कोऑपरेटिव बैंक करके लिख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनसे कोई लोन लिया तो उसको, या फिर ऐसा शॉर्ट सा एरो बना के आप यहाँ पर लोन लिख के एक ऐसा कट भी लगाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनसे लोन लेना डिपॉजिट नहीं है। बी बात करता है अमाउंट रिसीव्ड एज लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस। क्या बात कर रहा है, लोन या फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रहे हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो कि नोटिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इन कंसल्टेशन विद RBI, तो इसको भी लोन या वगैरह डिपॉजिट जो है इसको नहीं माना जाएगा। या कोई NBFC से भी लेते हैं, उसको भी यहां पर क्या नहीं माना जाएगा, डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। देखिए इतना डिटेल में आप जाओगे ना कि 45(1) ऑफ RBI एक्ट, ये सब नहीं आएगा आपके एग्जाम में। आपको मेन क्रक्स पकड़ना है, अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ने लगोगे हर चीज को, कोई मतलब का नहीं है, समय बहुत कम है एग्जाम के लिए, तो आपको फोकस करना है मेन क्रक्स, मेन चीजों पर। तो यहां पर बात हो रही है कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आपने कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस या लोन लिया, तो वो डिपॉजिट नहीं है, और ना ही NBFC जो होते हैं उनसे भी आपने अगर कोई पैसा लिया है, मतलब एक तरीके से अगर आपने लोन वगैरह कुछ ऐसा लिया, तो उसको भी यहां पर डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देन आता है C, बात करता है अगर आपने कोई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2 का A में वहां पर दिया हुआ था, 2 का 1 कह लो आप इसको, वहां पर दिया हुआ था एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो कोई भी अमाउंट रिसीव किया है आपने, ठीक है, या फिर कोई अदर सोर्स से अमाउंट रिसीव किया है, जिसकी रिपेमेंट की गारंटी कौन दे रहा है, सरकार दे रही है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दे रही है, या फिर आपने अमाउंट रिसीव किया है कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से, जिसने पार्लियामेंट या कोई अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने उस अथॉरिटी को बनाया है, जैसे कि SBI वगैरह या और भी अदर जो हो गए, उनसे अगर आपने ऐसा कुछ लिया तो उसको भी नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देन आता है फॉरेन गवर्नमेंट। अब देखो यहां पर आप साइड में लिखते जाइएगा, जैसे कि यहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिखाएगा,
है ना, एक एक वर्ड में आप लिखोगे तो इजी पड़ेगा। देन डी में बात हो रही है फॉरेन गवर्नमेंट की, कि फॉरेन गवर्नमेंट से कोई अमाउंट रिसीव हुआ है, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल बैंक, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन एक्सपोर्ट, तो आप वहां भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ फेमा एक्ट, क्योंकि इन चीजों पर क्या फेमा एक्ट अप्लाई होता है, तो उसके चलते तो ये भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। देन आगे बात करें तो अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कैपिटल बाय पार्टनर, पार्टनरशिप फॉर्म आपने पढ़ा होगा, अगर पार्टनरशिप एक्ट तो आपने देखा कि जो भी पार्टनर्स आते हैं वो कुछ कैपिटल लेके आते हैं, है ना, उसके बदले उनको शेयर दिया जाता है। तो यहां पर बात हो रही है कि अमाउंट आपने कैसे रिसीव किया है, कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू टुवर्ड्स कैपिटल, कोई पार्टनर लेके आया पार्टनरशिप फर्म में या एलएलपी के अंदर, तो उसको भी हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। तो यहां पर आप लिख लो पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, राइट, शॉर्ट में। आगे बढ़ते हैं, अमाउंट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल बाय वे ऑफ लोन, आपने अपने दोस्त, आपने रिलेटिव से कोई पैसा लिया, उसको भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। देन आपने यहाँ पर सेलर ने अगर बायर को कोई क्रेडिट दिया है तो उसको भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। देन एच बात आती है एआरसी की, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इनसे भी क्या होता है, अगर जो भी अमाउंट रिसीव्ड इन्होंने किया है एआरसी ने, जो कि रजिस्टर्ड है आरबीआई के अंदर, ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड है विद आरबीआई अंडर सेक्शन 3 ऑफ सरफाइसी एक्ट, इसको भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। अब आप एआरसी को समझे, एआरसी क्या होता है, एआरसी क्या होता है, देखो अब मूवी की ही बात करते हैं, फिर हेरा फेरी आपने देखी है, उसमें एक वो तोतला गैंग होती है, वो भी आपने सुना होगा, देखा होगा, वो ध्यान आ रहा होगा ना आपको, गाता लहे मेरा दिल तू ही मेरी मंदिर, तो आपको ध्यान आना चाहिए मूवी का कि वो जो लोग होते हैं, अगर हम बात करें, वो क्या करते हैं, वसूली करते हैं एक तरीके से, है ना, जैसे वसूली भाई है, ठीक है, तो वसूली करते हैं वो लोग, क्या करते हैं, तो जो एआरसी क्या है ना, एक तरीके से ये सिमिलर टू दैट ही है, ये क्या करती है, बैंक, अब देखो क्या होता है ना, जैसे आपने बैंक किसी को पैसा देती है, ठीक है, अब वो जो पैसा नहीं लौटा पाते उनको कहते हैं बैड डेब्ट, देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर, उनको कहते हैं बैड डेब्ट्स, या फिर हम कहें तो एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, एनपीएस कहते हैं उनको। बैड डेट्स या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं, अगर ये पैसा जो नहीं लौटा पाते, तो एआरसी क्या करती है, इन बैड डेट्स और एनपीएस को खरीद लेती है बैंक से, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो 5 लाख रुपए का किसी बैंक ने लोन दिया, ठीक है, अब जो 5 लाख का था, अब इनको बैंक को क्या लग रहा है, डूब गया, अब क्या होता है, बैलेंस शीट खराब दिखती है, तो 5 लाख रुपए को जो चीज है वो एआरसी खरीद लेती है, मान के चलो 3 लाख में, 3 लाख में एआरसी ने खरीद लिया, ठीक है, 3 लाख में एआरसी ने खरीद लिया, बैंकों को क्या फायदा हुआ कि उनकी बैलेंस शीट क्लीन हो गई, अब एआरसी क्या करेगी ना, ये वसूलेगी। अब मान के चलो 3 लाख के ऊपर जो भी ऊपर वसूल पाई एआरसी, वो सारा पैसा किसका, एआरसी का, तो ऐसे वो फायदा कमा सकते हैं डिफरेंस अमाउंट का। ये होता है एआरसी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मतलब ये होता है, राइट। तो इनने अगर कोई पैसा रिसीव किया है तो इसको भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, आई बात करता है एनी डिपॉजिट मेड अंडर सेक्शन 34 और एन अमाउंट एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टी, तो आप तो इतना ध्यान रखो, पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई अमाउंट रिसीव कर रही है तो उसको भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। देन कोई भी पीरियोडिक पेमेंट मेड बाय द मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, होते हैं जो कई लोग आके एक दूसरे की मदद करते हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसा कोई बन जाता है, तो उसको अगर वो कोई पीरियोडिक पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है, मेड बाय द मेंबर्स ऑफ एसएचजी, इनने अगर कोई पेमेंट कहीं कुछ दिया है तो उसको भी डिपॉजिट वगैरह नहीं माना जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि एनी अदर अमाउंट कलेक्टेड फॉर सच पर्पस विद इन सच सीलिंग एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई अगर कुछ प्रिस्क्राइब किया है, उस भी अमाउंट को हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। देन आता है एल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको समझते हैं। एल क्या बात करता है, कोई भी अमाउंट रिसीव किया है इन दी कोर्स और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस के लिए आपने अमाउंट रिसीव किया, एंड बियरिंग अ जेन्युइन कनेक्शन टू सच बिजनेस इंक्लूडिंग, अब यहां पर कुछ 4 चीजें, ये पेमेंट आपने रिसीव की है तो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, बट कुछ शर्त है, ठीक है, कुछ शर्त है। पहले इन 4 को देख लेते हैं क्या बोलते हैं। सबसे पहला, पेमेंट एडवांस और पार्ट पेमेंट किस चीज के लिए, सप्लाई और हायर ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, एंड इज रिपेबल इन द इवेंट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज आर नॉट इन फैक्ट सोल्ड, हायर्ड और अदरवाइज प्रोवाइडेड, इसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। कोई पेमेंट दिया, एडवांस दिया बिजनेस के अंदर, पार्ट पेमेंट सप्लाई के लिए, हायर ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विस वगैरह के लिए, और वो क्या है, रिपेबल है इन द इवेंट कि अगर गुड्स नहीं बिके तो, राइट, तो ये इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। दूसरा बात करता है एडवांस रिसीव्ड इन कनेक्शन विद कंसीडरेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर एन एग्रीमेंट अरेंजमेंट, ऐसा कोई एग्रीमेंट अरेंजमेंट होता है कि आपने पैसा दिया, एडवांस दिया, ठीक है, एडवांस रिसीव किया,
किसके कंसीडरेशन में कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कि अगर वो पेमेंट नहीं हुआ तो वो एडजस्ट हो जाएगा अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसको भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। तीसरा बात करता है सिक्योरिटी डीलरशिप। आपने देखा होगा, मान के चलो फॉर एग्जांपल होंडा की डीलरशिप के लिए किसी ने अप्लाई किया तो कुछ अमाउंट देना होता है, ठीक है, कि डीलरशिप 20 लाख की मिलेगी, 30 लाख की, 50 लाख की मिलेगी, तो जो अमाउंट दिया वो भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा उस अमाउंट को, राइट। देन आगे बढ़ते हैं, एडवांस अंडर दी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड, इसको भी नहीं मानेंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखो अब इंपॉर्टेंट क्या है, बात करता है कि जो अमाउंट 1 से 4 में यहां पर दिया है, रिसीव किया है किसी ने, ठीक है, अगर वो रिफंडेबल बन जाता है, वो अमाउंट रिफंडेबल कब बन जाएगा, फॉर एग्जांपल डीलरशिप का हमने लिया, होंडा की डीलरशिप ले रहे थे, 30 लाख रुपए दिए, ठीक है, किसी कारणवश वो हो नहीं पाया और उन्होंने मना कर दिया, या किसी भी कारणवश वो डीलरशिप, वो डील हो नहीं पाई, बट पैसा हमने दे दिया था, बट कुछ ऐसा हुआ कि अब हमको नहीं करना है या उनको नहीं देना, कुछ भी करके वो कॉन्ट्रैक्ट जो है फुलफिल एक तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाया। अब क्या होगा, वो पैसा तो भाई वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, कि नहीं, वो रख लेंगे, रिफंडेबल बन गया, ठीक है। अब वो जो पैसा रिफंडेबल बना, ठीक है, तो अब इनको ना 15 दिन का समय है, जब वो रिफंडेबल बना उसके 15 दिन के अंदर अंदर उनको पैसा आपको दे देना है, वरना जो पैसा उनके पास रखा हुआ है ना उसको डिपॉजिट मान लिया जाएगा, राइट। क्योंकि अगर डिपॉजिट मान लिया तो ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। अब आप समझ में आया, 15 दिन की बात है कि 15 दिन के अंदर अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका एमसीक्यू बन सकता है कि ऐसा पैसा 15 दिन के अंदर उनको वापस कर देना है जब से वो ड्यू हुआ, जब से वो रिफंड के लिए बना, ठीक है, अदरवाइज वो क्या होगा, उसको डिपॉजिट मान लिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और प्रोविजो है, बात करता है, अब मान के चलो हमने वो डीलरशिप का एग्जांपल लेते होंडा वाला, कि अगर गलती उनकी थी, उनने कोई लॉ कंप्लाई नहीं किया था जिसके कारण उन्हीं का वो कुछ टर्मिनेट हो गया है, कुछ भी ऐसा हुआ उनकी गलती से, जैसे कि देखो यहां पर रीड करें हम, तो इन्होंने बोला अमाउंट बिकम रिफंडेबल ड्यू टू डिपॉजिट टेकर, डिपॉजिट टेकर की गलती की, नॉट ऑब्टेनिंग नेसेसरी परमिशन उसने नहीं ली थी, या अप्रूवल अंडर लॉ उसने नहीं ली थी, इस कारण से ऐसा हुआ। तो अगर ऐसा हुआ है ना तो उस अमाउंट को जो है डीम टू बी डिपॉजिट माना जाएगा, मतलब 15 दिन का वेट करने की जरूरत भी नहीं है, उसको हम डिपॉजिट मानेंगे, ठीक है। ये आपका बात करता है सेकंड प्रोविजो। आई होप आई एम क्लियर, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, यहां पर थोड़ा सा आप ज्यादा इसको फोकस करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, दोनों प्रोविजो जो है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहले देखो, पहले इसने बोला डिपॉजिट नहीं है, ये 4 में, यहाँ ये 4 है ना, इनको बोला ये डिपॉजिट नहीं है, बट डिपॉजिट कब हो जाएगा, तो बोला कि जब रिफंडेबल बन गया और आपने 15 दिन के बाद भी रखे रहे हो आप पैसा किसी का, तो फिर वो डिपॉजिट कहलाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया है फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, डिपॉजिट जो वर्ड है, एक्सप्रेशन, इन्होंने बोला कि हम अगर कंपनी से संबंधित अगर कुछ होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी, तो जो डिपॉजिट है ना वो हम कंपनीज एक्ट के अंदर ही लेंगे, क्योंकि वहां पर भी एक डिपॉजिट करके एक चैप्टर है कंपनीज एक्ट में। वैसे ही एनबीएफसी, वैसे ही पार्टनर फर्म्स हम पार्टनरशिप से लेंगे, और अलग अलग इन्होंने बताया कि एलएलपी के संबंध में अगर पार्टनर का वर्ड आया तो हम उस पार्टनर का वर्ड जो है एलएलपी एक्ट में जो दिया हम उससे लेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर एक्ट है तो वहां वहां से उनका रेफरेंस लिया जा रहा है। तो आपको ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको बस एक बार रीड करें, उसके बाद आपको ज्यादा कुछ यहाँ पर फोकस नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव वगैरह भी इन्होंने समझाया हुआ है। अब आ जाओ आप 2K5 डिपॉजिटर पे। देखो सबसे पहला तो आपको एमसीक्यू ध्यान रखना है कि 2K4 में डिपॉजिट दिया हुआ है, ये अपने आप में एक एमसीक्यू है। दूसरा एमसीक्यू 2K5 में डिपॉजिट टेकर और 2K5 में डिपॉजिटर और 2K6 में डिपॉजिट टेकर, यहां भी मैं स्टार लगा देता हूं। ये क्लॉज आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए कि 2K5 में, 2K6 के में, 2K4 में क्या दिया हुआ है। अब डिपॉजिटर मतलब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, जो डिपॉजिट कर रहा है, हु मेक्स अ डिपॉजिट अंडर दिस एक्ट। डिपॉजिट टेकर कौन है, जो ले रहा है। अब इन्होंने कैटेगरी बताई है कि ये डिपॉजिट टेकर का मतलब यहां पर है कि ये हो सकते हैं, कौन कौन है, एनी इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ट्रस्ट हो सकता है, पब्लिक ट्रस्ट हो सकता है, रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, कोई भी अदर अरेंजमेंट ऑफ वट एवर नेचर रिसीविंग कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है ऐसे डिपॉजिट के, बट इंक्लूड नहीं करता। क्या क्या इंक्लूड नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट हो गया बहुत, कि बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें इंक्लूड नहीं करेगा कॉर्पोरेशन जो कि एक एक्ट के थ्रू बनाई गई है या स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको बनाया है। दूसरा, बैंकिंग कंपनी, करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक, एसबीआई, सब्सिडरी बैंक, आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक, मल्टी कोऑपरेटिव बैंक, जो डिफाइंड है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, उनको भी यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया है, राइट। आगे बढ़ते हैं, डेजिग्नेटेड कोड। अब आ जाता है देखो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप ये इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट टेकर की डेफिनेशन, डिपॉजिट टेकर की डेफिनेशन में दोनों बातें की हैं कि क्या क्या इसका मतलब हो सकता है, मींस व्हाट, और क्या इंक्लूड नहीं करता है, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, आता है 7, 2 का 7 जो है आपका बात करता है, सॉरी 4 का 7 डेजिग्नेटेड कोड के बारे में बात करता है, राइट।
ओके जस्ट अ मिनट इसको, हाँ। सो 2 का 7 आपका यहाँ पर दिया हुआ है, बात करता है डेजिग्नेटेड कोर्ट के बारे में, तो वो अपॉइंट करती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेक्शन 8 में, तो वहां पर देखेंगे वो इंपॉर्टेंट है, कौन प्रोसाइड करता है। देन आता है इंश्योरर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्सन भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको रीड कर लेना, इंक्लूड करता है इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, ट्रस्ट, समझाने ऐसा इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद आगे बात करें प्रिस्क्राइब, नॉट इंपॉर्टेंट। 12th आता है आपका प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स यहाँ पर बात कर रहे हैं एनी प्रॉपर्टी असेट ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, वो कॉर्पोरियल हो, इनकॉर्पोरियल हो, वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, ये सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड है। तो यहाँ पर भी बहुत सिंपल है, देखिए अगर आपको इसका मतलब नहीं मालूम है कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरियल का, तो मैं बता देता हूँ, टेंजिबल इंटेंजिबल जैसा ही होता है। जैसे कि टेंजिबल क्या होता है, विच कैन बी सीन और टच, इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन और टच। वैसे ही कॉर्पोरियल हम कहें रिलेटेड टू मटेरियल थिंग्स है, जैसे कि लैंड हो गया, हाउस हो गया, ये कॉर्पोरियल। इनकॉर्पोरियल क्या हो गया, ईजमेंट्री राइट्स, कॉपी राइट्स, है ना, इनको आप टच नहीं कर सकते हो, तो सीन है ना, तो ये हो जाते हैं कॉर्पोरियल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, और इंक्लूड करता है डीड एंड इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि जिससे आप टाइटल वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह जनरेट होता है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यहाँ पर कुछ वर्ड्स थे जो मुझे समझाने थे, मैंने आपको समझा दिए। उसके बाद आता है 2 के 13 में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहां पे इन्होंने बोला है कंपनीज एक्ट के 2 के 72 से लिया जाएगा, तो इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच याद करने के लिए। अब आता है आपका इंपॉर्टेंट, पहले मैंने बताया 2 का 4, 2 का 5, 2 का 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है, वो बिल्कुल आपको याद रखना है। उसके बाद मैं बोलता हूं 2 का 14, 2 का 15 और 2 का 17, ये तीन, और मतलब टोटल मिला के देखा जाए तो सिर्फ 6 डेफिनेशन याद करनी है। कितनी सिंपल है यार, 6 है, अच्छे से कर लो, इवन क्लॉज भी कर लो कहां पर दिया हुआ है। 2 का 14 बात करता है रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 3 में जो दिया है वो रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है, हमने शुरू में ही देखा था इस बारे में। दूसरा बात कर रहा है रेगुलेटर, तो मैंने बताया था टोटल कितने रेगुलेटर है, 9 रेगुलेटर है, एसबीआई, आरबीआई, पीएफआरडीए, और हमने वगैरह वगैरह बहुत सारे देखे थे, ठीक है। तो वो हो गए, वो कौन से कॉलम में दिए हुए हैं, दूसरे कॉलम में दिए हुए थे फर्स्ट शेड्यूल के। देन आता है 2 का 17 अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, कितना सिंपल है यार, जो रेगुलेटेड नहीं है वो अनरेगुलेटेड, मतलब ऐसी स्कीम, ऐसा अरेंजमेंट अंडर विच डिपॉजिट्स जो है एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। सॉलिसिटेड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से पैसा दो, पैसा डालो, पैसा डालो। सॉलिसिटेड बाय एनी डिपॉजिट टेकर बाय वे ऑफ बिजनेस, एंड जो कि रेगुलेटेड नहीं है, रेगुलेटेड स्कीम नहीं है, स्पेसिफाइड अंडर फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 3 में नहीं दी हुई है, ऐसी स्कीम उसको कहा जा रहा है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। कितना सिंपल है। तो देखो इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, 2 17 पे है खतरा, मतलब अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में जो 25 दिन में पैसा डबल है, ऐसी स्कीम में आप इन्वेस्ट करोगे तो भाई साहब बहुत खतरा है, पैसा डूबेगा ही डूबेगा, बहुत चांसेस है। तो ध्यान रखिएगा 2 का 17 पे है खतरा, इसको आप याद कर सकते हो इस ट्रिक से। 17 पे है खतरा, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्ट कभी भी मत करिएगा, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट यहां पर, और अब हम आते हैं आपके मेन जो आपका चैप्टर 2 है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। देखिए अब आपको ना आइडिया हो गया इसके बारे में, आपको जो वर्ड्स यूज होने वाले हैं, जिनके बारे में आगे बात करेंगे, वो सब आपको मालूम है किसका मतलब कहां पर दिया हुआ है, किस क्लॉज में, किस सेक्शन में है। अब हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, बस जो लिखा हुआ है उसको इंटरप्रेट करके थोड़ी बहुत कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जहां मैं बताऊंगा वो फोकस करना है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 3 बात करता है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, ये इसका सेक्शन ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस एक्ट के अंदर कहां पर अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम को बैन किया गया है, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 3 4 5 6। और अगर आप एमपीएडीपीओ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर सेक्शन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 में दिया हुआ है, बात करता है कि जब ये एक्ट आया, ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, जब ये एक्ट आया उसके बाद से अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम को यहां पर बोल रहे हैं शैल बी बैंड, उनको बैन किया गया। दूसरा बात कर रहे हैं बी वाला कि कोई भी डिपॉजिट टेकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रमोट तक नहीं करेगा, ऑपरेट नहीं करेगा, कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं देगा कि भैया आ जाओ 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल, इस तरीके का कोई एडवर्टीजमेंट आप नहीं दे सकते हो, है ना, कि लोगों से बोलो कि पैसा डालो, पैसा डालो। सॉलिसिटिंग पार्टिसिपेशन करना, एनरोलमेंट इन और एक्सेप्ट करना डिपॉजिट इन परसुएंस, मतलब इन रिलेट टू अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के चलते ऐसा कुछ भी आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, लोगों को बोल रहे हो पैसा डालो हमारी स्कीम में, ये आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बैन किया गया है, राइट। तो सेक्शन 3 बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन अंडर दिस एक्ट, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं सेक्शन 4। देखो ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तो इवन चैप्टर 2 ही याद रख लेना है कि बात करता है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के बारे में,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपको चैप्टर का नाम भी मालूम होना चाहिए, ये भी पूछा जा सकता है किस चैप्टर में दिया हुआ है, तो चैप्टर 2 में दिया हुआ है। ये पूरे ही सेक्शन सारे इंपॉर्टेंट है, सबको मैं चाहूं तो स्टार मार्क कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। चलिए देखते हैं सेक्शन 4 क्या बात करता है। सेक्शन 4 बात करता है, अब देखो अभी हम बात कर रहे हैं कि जो 25 दिन में पैसा डबल है, जो इस तरीके की घटिया स्कीमें होती हैं जो कि सिर्फ ऊपर ऊपर से होती हैं और कुछ नहीं होता है, ठीक है, अंदर खोखला होता है, सब पैसा लेके लूट जाते हैं। अब वो तो ठीक है, अगर वो फ्रॉड कर रहे हैं समझ में आता है, बट मान के चलो कोई रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है, बकायदा रेगुलेटर भी है, सेबी आरबीआई रेगुलेट कर रहे हैं, गाइडलाइंस दे रहे हैं, रूल्स बनाए हुए हैं, सब कुछ है, वो अगर डिफॉल्ट कर दे तो क्या होगा। तो इन्होंने इस देखो, अब इन सब सेक्शंस की जो हम बात कर रहे हैं ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 21 के आसपास, वहां पर बहुत सारी पेनल्टीज दी हुई है, 5 साल 7 साल 2 साल, 3 गुना पैसा, करोड़ों में भी पैसे भी पेनल्टी लग जाती है लोगों पर, ठीक है। तो वो अभी हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, पेनल्टीज का डिस्कशन हम पेनल्टीज वाले सेक्शन में करेंगे। अभी बस समझो कि ये गलत किया तो पेनल्टी लगेगी। अब सेक्शन 4 बात करता है कि कोई भी डिपॉजिट टेकर जो है ना, जब उन्होंने एक्सेप्ट किया डिपॉजिट रिलेटेड टू रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, अगर कमिट कर दे कोई फ्रॉडुलेंट डिफॉल्ट, मतलब लोगों का पैसा नहीं देना, क्या हो गया, आपका इंटेंशन नहीं है तो फ्रॉडुलेंट डिफॉल्ट हो गया। ऐसा कोई फ्रॉडुलेंट डिफॉल्ट कर दे रिपेमेंट में या फिर रिटर्न करने में डिपॉजिट का ऑन मैच्योरिटी, ठीक है, या फिर अगर कोई सर्विस देने की बात हुई है वो ना दे जो प्रॉमिस किया गया है अगेंस्ट सच डिपॉजिट, तो उसको हम कहेंगे कि वो सेक्शन 4 के अंदर फॉल करेगा और फिर भाई पेनल्टी पनिशमेंट लगेगी, ठीक है। ये हो गया सेक्शन 4। सेक्शन 5 बात करता है रॉन्गफुल इंड्यूसमेंट इन रिलेशन टू अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। अब देखो समझ में आ रहा है हमें सेक्शन से ही, इंड्यूस कर रहे हैं लोगों को रॉन्गफुली कि भाई आप आओ पैसा डालो पैसा डालो, 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल। तो फिर क्या है ये, अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है जानते हुए, नोइंगली शाल नोइंगली ऐसा कोई स्टेटमेंट प्रॉमिस या फोरकास्ट कर रहा है जो कि उसे खुद मालूम है फॉल्स है, डिसेप्टिव है, मिसलीडिंग इन मटेरियल फैक्ट्स, है ना, इवन कंसील कर रहा है, मटेरियल फैक्ट छुपा रहा है, इंड्यूस कर रहा है दूसरे व्यक्तियों को कि भाई इन्वेस्ट करो बहुत बढ़िया स्कीम है ये, ठीक है, मैंने तो डाले थे मेरे पैसे डबल हो गए, ठीक है, जबकि उसने खुद नहीं डाले हुए, बल्कि उसको मालूम है फ्रॉड है और उसी की स्कीम है एक तरीके से। और ऐसा अगर वो कुछ करता है तो वो सेक्शन 5 के अंदर फॉल करेगा। और वो अगर ऐसा करता है किससे रिलेटेड है, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम से, अगर रॉन्गफुल इंड्यूस करोगे किसी को सेक्शन 5 में आ जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 6 बात करता है सर्टेन स्कीम्स टू बी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। तो इन्होंने बोला एक एक्ट है, शायद आपने सुना हो या नहीं सुना हो, प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट 1978। ये एक तरीके का एक्ट है। इन्होंने बोला कि इसके अंदर जो है प्राइस चिट या मनी सर्कुलेशन स्कीम ना बैंड है कुछ, ठीक है। तो वो जो बैंड है ना इस एक्ट के अंदर, उसको माना जाएगा, मानो जैसे ये डीम्ड टू बी एन अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है हमारे इस वाले एक्ट के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं। सिंपल है, जो प्राइस चिट मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट के अंदर कुछ चीजों को इन्होंने कुछ स्कीम को बैन किया गया है, उसको हम डीम्ड टू बी बैन मानेंगे हमारे इस एक्ट के अंदर, अंडर अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट विच कम्स अंडर 2 का सबसेक्शन 17, क्योंकि 17 पे है खतरा, राइट। चलिए आई होप यहां तक क्लियर होगा। चैप्टर 2 बहुत ही इजी था, बहुत सिंपल था, ट्रिक्स भी मैं आपको देते जा रहा हूं, कहां पे कैसे कुछ याद करना है आप इजीली याद कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 3 अथॉरिटीज। चैप्टर 3 अथॉरिटीज क्या बात कर रहा है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। देखते हैं, सिंपल है। अब जो मेन अथॉरिटी ना इस एक्ट के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना, ये कुछ फैसले लेते हैं जहां पर प्रॉपर्टीज वगैरह भी अटैच कर ली जाती हैं उन लोगों की जिन्होंने ऐसा, जैसे अक्षय कुमार का हम एग्जांपल लें, जो राजू था उसने 25 दिन में पैसा डबल करके बहुत लोगों का पैसा खाया, ठीक है, 4 5 6 स्टेट में घूमा, 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल करके बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया, ठीक है, सबका पैसा खा गया, सबका पैसा खा गया। अब मान के चलो उसके पास कोई बंगला है, तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच वटैच करने वाला काम जो होता है ना, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करती है, ठीक है। अब हम आगे डिटेल में देखेंगे जब अथॉरिटीज वाला पढ़ेंगे हम, मेन जो है अभी हम यहाँ देखते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है। तो बोल रहा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है ना, ये अपॉइंट करेगा एक या एक से ज्यादा ऑफिसर जो कि किस रैंक के होने चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट। कौन सी दैट गवर्नमेंट, जो अप्रोप्रिएट है ना, वो भले ही से यूनियन टेरिटरी की हो, वो स्टेट की हो, है ना, वो कुछ भी हो सकता है, सेंट्रल हो। तो यहां पर बात कर रहे हैं कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट एज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस एक्ट के अंदर, वो होगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो क्या सर ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 101%, ठीक है, तो इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, सबसेक्शन 2, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट कर सकती है और अदर ऑफिसर्स को जितने भी उनको ठीक लगते हैं, क्या करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, मतलब मदद करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, जिससे इस एक्ट का जो भी फंक्शंस हैं, जो भी ड्यूटीज हैं, उनका कंप्लाई हो सके, डिस्चार्ज कर सके फंक्शंस वगैरह,
ठीक है, सिंपल है। चलिए, देन आता है सबसेक्शन 3, बात करता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और ऑफिसर जिनको असिस्ट करने के लिए हमने अपॉइंट किया है इस एक्ट के अंदर, अगर उनको ऐसा लगता है कोई इंफॉर्मेशन मिली, कोई खुफिया जानकारी मिली खुफिया सूत्रों से, उनको ऐसा लगता है कि कोई डिपॉजिट टेकर है। डिपॉजिट टेकर कौन है? राजू। ठीक है, इसी को लेके चलेंगे हम, आप तो बस अक्षय कुमार को समझ के चलो। ठीक है, तो कोई डिपॉजिट टेकर है जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है लोगों से, डिपॉजिट मांग रहा है 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल, इस तरीके से अगर वो कुछ कर रहा है तो इसका उल्लंघन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, मतलब वो सेक्शन 3 का कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है। सेक्शन 3 अभी हमने पढ़ा जस्ट, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, और आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हो, आप उल्लंघन कर रहे हो। तो उनको समझ में आया कि यार ये राजू जो है ये उल्लंघन कर रहा है कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है सेक्शन 3 में, ऐसी इनको खुफिया जानकारी मिली। अब ये क्या करेंगे ना, ये रीजन रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग में, और बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग ये प्रोविजनली अटैच कर लेंगे डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द डिपॉजिट टेकर। मान के चलो जितना भी पैसा उसके पास होगा वो क्या करेंगे, ये अटैच कर लेंगे। एंड मनी या फिर कोई अदर प्रॉपर्टी जो उसने एक्वायर्ड की है उसके नाम पे, वो भी अटैच करी जा सकती है। और इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन, मान के चलो राजू का नौकर। ठीक है, अब राजू का नौकर कौन? तो जैसे कि वो मूवी में बताता है कि वो बाबू राव और ये इनको नौकर बना देता है, तो हम बाबू राव को ले लेते हैं। ठीक है, जो बाबू राव है, ठीक है, वो उसको नौकर बता देता है। तो वो अगर मान के चलो उसकी प्रॉपर्टी कुछ बाबू राव के नाम पे भी है, उसको भी अटैच की जा सकती है। भाई आप देखो, लॉ से नहीं बच सकते हो, लॉ बहुत ही शाना है, उसको सब समझ में आता है कौन बेवकूफ बना रहा है कौन नहीं बना रहा है। ठीक है, तो अगर किसी और के नाम पे भी आपने प्रॉपर्टी करके रखी है तो वो भी अटैच की जा सकती है। ये सारी पावर किसकी है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की। तो आई होप आपको क्लियर होगा, यहां से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 4 की ओर। सबसेक्शन 4 कुछ नहीं है, जितनी भी आपने एक्ट पढ़े हैं सब में ऐसा लिखा होता है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके पास सिविल कोर्ट वाली पावर है अंडर सीपीसी। वो क्या कर सकते हैं? वो डिस्कवरी इंस्पेक्शन करा सकते हैं, किसी को अपने समक्ष बुला सकते हैं, कोई रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करने को बोल सकते हैं, एविडेंस वगैरह रिसीव कर सकते हैं एफिडेविट पे, कमीशन इशू कर सकते हैं किसी विटनेस को एग्जामिनेशन कराने के लिए, है ना। तो इस तरीके की जो पावर्स होती हैं, एग्जामिन कर सकते हैं किसी व्यक्ति को ओथ पे, ये सारी पावर्स उनके पास है। तो उसको आप रीड कर लेना, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इन पर क्वेश्चन एज सच नहीं बनते हैं। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 5। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास ये भी पावर है कि वो किसी व्यक्ति को बुलाना चाहे तो समन इशू कर सकती है। ठीक है, समन करने की पावर भी है इनके पास। दूसरा बात कर रहे हैं कि वेदर टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस एनी रिकॉर्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी, इनको किसी को समन करना है, कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है, तो ये मंगवा सकते हैं। ऑल दी पर्सन सो समन्ड, अब देखो क्या बोल रहा है कि जिनको बुलाया गया, समन किया गया है, वो बाउंड है, भैया जाना ही पड़ेगा। मनमर्जी नहीं है कि गए तो गए, नहीं गए तो यार कल जाएंगे, आज बहुत नींद आ रही है, ऐसा नहीं होगा। आपको जाना पड़ेगा, आप बाउंड हो, वरना उल्लंघन माना जाता है। ठीक है, तो बाउंड हो, और साथ ही साथ में अगर वो कुछ पूछते हैं तो आप बाउंड हो कि आपको सच बताना पड़ेगा, रिस्पेक्टिंग विच दे आर एग्जामिन्ड और मेकिंग स्टेटमेंट एंड प्रोड्यूस सच स्टेटमेंट एज मे बी रिक्वायर्ड। तो वही है। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 7। एवरी प्रोसीडिंग, जो भी सेक्शन 4 सेक्शन 5 में, सबसेक्शन 5 में हमने देखी, इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा सेक्शन 193 228 ऑफ आईपीसी के चलते, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 8, बात करता है कि कोई भी ऑफिसर, जो सबसेक्शन 2 में हमने देखा था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की मदद के लिए, असिस्टेंस के लिए इन्होंने अपॉइंट करा था, तो ऐसा कोई ऑफिसर जो है वो इंपाउंड कर सकता है और रिटेन कर सकता है कस्टडी में कोई भी रिकॉर्ड्स जो कि उसके समक्ष लाए गए प्रोसीडिंग में। प्रोसीडिंग चल रही थी, कुछ समझ उसके समक्ष कुछ आए, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स आए जिसको उसको लगा कि यार ये तो मैं यूज कर सकता हूँ, इसको मैं इंपाउंड कर लेता हूँ और थोड़ी सी और इसके बारे में सर्च करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। ऐसे वो डॉक्यूमेंट्स इंपाउंड रिटेन कर सकता है, बट कितने समय के लिए ये तो बता दो साहब। तो इन्होंने प्रोविजो में बता दिया कि ठीक है इंपाउंड रिटेन कर सकता है ऐसा ऑफिसर, बट बोला कि इंपाउंड एनी रिकॉर्ड्स विदाउट रिकॉर्डिंग हिज रीजन फॉर सो डूइंग। मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, शाल नॉट लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़े अलग कलर से हाईलाइट करते हैं, बोर हो गए एक कलर देखते हुए। हाँ, शाल नॉट बोल रहा है कि ऐसा ऑफिसर इंपाउंड रिटेन तो कर सकता है, बट उसको रीजन रिकॉर्ड कर लेने हैं, उसको बिगर रीजन रिकॉर्ड किए वो ऐसा इंपाउंड नहीं कर सकता। वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसका रीजन बता दे। तो ये आपका आ गया ए। दूसरा बात कर रहा है कि वो रिटेन नहीं कर सकता 3 महीने से ज्यादा के लिए। shall not retain in his custody any such record for a period exceeding 3 months। ये इंपॉर्टेंट हो गया, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। बट कब कर सकता है 3 महीने से ज्यादा? अगर वो ऑब्टेन कर ले अप्रूवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन ले ली, 3 महीने से ज्यादा के लिए रख लो, नहीं तो 3 महीने के लिए रख सकते हो बस। और रीजन तो रिकॉर्ड करना जरूरी है, वरना आप इंपाउंड ही नहीं कर सकते कोई भी रिकॉर्ड।
ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैंने बता दिया आपको एमसीक्यू कहाँ-कहाँ से बन सकते हैं, जहाँ-जहाँ स्टार मार्क करूँ, फोकस थोड़ा-सा ज़्यादा वहाँ पर कर लेना, आपका काम बन जाएगा। एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो यहाँ से बाहर चला जाए, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब, अगर पहली बार आप चैनल पर आए हो, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, जिससे आपको और भी ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। चलिए आते हैं सेक्शन 8 पर, जो कि बात करता है डेज़िग्नेटेड कोड। डेजिग्नेटेड कोड हमने ऊपर भी देखा था, मैंने आपको बताया था सेक्शन 8 में इंपॉर्टेंट है, वहां देखेंगे। अब देखो, जब ऐसे कोई क्वेश्चन होते हैं ना कि ये कोड वो कोड बन रहा है इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये कोड कौन बना रहा है और इस कोड को कौन चलाएगा, मतलब प्रिसाइड कौन करेगा। बस ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वही हमें यहाँ पर देखना है। सबसे पहला आप ये ध्यान रखो, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये जो कर रही है यहाँ पर। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है विद द कॉन्करेंस, मतलब होता है सहमति। क्या होता है? सहमति। तो जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की सहमति के साथ ये बना सकते हैं, एक या एक कोड को ऐसा कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे, डेजिग्नेटेड कोड इसको बोल देंगे कि भाई आज से तुम डेजिग्नेटेड कोड या बना देंगे, कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। और उन्होंने बोला अब इसको प्रिसाइड कौन करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रिसाइड किया जाएगा बाय अ जज नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, बट किसके साथ? कॉन्करेंस ऑफ सीजी ऑफ हाई कोर्ट। ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, काफी क्वेश्चन मैंने एमपीडीपी में देखे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विद दिस कॉन्करेंस ऑफ सीजी ऑफ हाई कोर्ट। एंड कौन प्रिसाइड करेगा? तो ऐसा जज जो कि इस रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो प्रिसाइड करेंगे। दूसरा बात करता है कि जो नो कोर्ट अदर देन डेजिग्नेटेड कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन, इस इन कोर्ट के अलावा किसी अदर कोर्ट को वो नहीं होगी, जुरिडिक्शन नहीं होगी जिनके पास, उनके पास, कि वो इस एक्ट में जो है प्रोविजंस अप्लाई करे। तो नो कोर्ट अदर देन डेजिग्नेटेड कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू दिस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अप्लाई। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 8 था। देन आता है सब सेक्शन 3, बात करता है कि कोई भी ऑफिस जो इस एक्ट में, कोई भी ऑफेंस जो इस एक्ट में ट्राई किया जा रहा है, मतलब देखो अब क्या होता है ना, जैसे डेजिग्नेटेड कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट बनाया, अब इन्होंने बोला कि इसके पास पावर है इस एक्ट के अंदर ये करने की वो करने की, यहाँ पे जो भी ऑफेंसेस होंगे। अब मान के चलो कोई व्यक्ति आया जिसके ऊपर इस एक्ट के अंदर तो धारा लगी है, ठीक है, मान के चलो राजू ही है ये, ठीक है, इसके अंदर इस एक्ट के अंदर धारा लगी कि सेक्शन 3 का इसने उल्लंघन किया अंडर बैनिंग वाला एक्ट जो आपका ये है ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। अब मान के चलो कोई आईपीसी की भी धारा लगी है इसके ऊपर, मान के चलो 1-2, तो क्या आईपीसी के बारे में ये कोर्ट नहीं सुनेगी? बोलेगी नहीं नहीं, हमको तो इस एक्ट ने बनाया, हम तो इसी के बारे में सुनेंगे? ऐसा नहीं है, या फिर कोई मना भी नहीं करता ऐसा करने को। तो इन्होंने बोला कि जब आप इस एक्ट के अंदर ऑफेंस अगर कोई हुआ उसको ट्राई कर रहे हो, तो आप कोई दूसरे अपराध भी ट्राई कर सकते हो। मे ऑल्सो ट्राई एनी ऑफेंस अदर देन एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के बाहर अगर कोई अपराध किया है इस व्यक्ति ने, जिसको आप यहाँ पर समझ रहे हो, इसका जो कार्रवाई चल रही है, कॉग्निजेंस आपने लिया हुआ है, आप दूसरे अपराधों के लिए भी ट्राई कर सकते हो। शर्त ये है कि वो जो एक्यूज है उसको चार्ज किया जा सकता है एट सेम ट्रायल अंडर दी सीआरपीसी, with which the accused may under the CRPC be charged at the same ट्रायल। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपने यहां तक देखा है एंड तक, आपको मेरी मेहनत दिखी है कि मैंने मेहनत की है इस वीडियो में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट कर कर बताइए और भी किन चीज़ों पर आपको टॉपिक्स वीडियो चाहिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व एज सुन एज पॉसिबल, राइट। तो चलिए मिलते हैं अगले, अब जो सेकेंड पार्ट है वो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, सेक्शन 9 से हम कंटिन्यू करेंगे। ओके।